चलो अभी लास्ट वीडियो में अपने टोटल 17 क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन 11 तक हो गया था। और आपको पता है बच्चों 11 क्वेश्चन में जो बी वाला पार्ट है ना, बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल एवरेज होता तो हम लोग एवरेज फंक्शन में डाल देते इज़ इक्वल टू एवरेज, और एवरेज के बाद में ब्रैकेट में मैं रेंज डाल देता। बट एक क्वेश्चन में जो सबसे मेन ट्विस्ट क्या था, बेस्ट ऑफ 3। तो आपको पता है 10th में जो बेस्ट ऑफ 5 का लॉजिक है ना, वही इसमें बेस्ट ऑफ 3 में डाल दिया था। ठीक है ना, और उससे एवरेज बढ़ता है, आपको भी पता है इसमें एवरेज बढ़ता है, बच्चे खुश होते हैं। ओके, बच्चे खुश होते हैं क्योंकि एवरेज बढ़ता है, और एवरेज बढ़ेगा तो बच्चे खुश होंगे और घर पे मिठाई आएगी। बिकॉज अगर बेस्ट ऑफ नहीं होगा तो एवरेज कम होगा, मिठाई आएगी नहीं, डांटी अलग से मिलेगी। करेक्ट ना, कि बच्चे का एवरेज कम कैसे आ गया, ये पता है ना बच्चे लोग आपको। हाँ, तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 4 फार्मूला बनाना है और ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। 4 अपने को फार्मूलाज बनाना है। चलो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से एक्सेल में ले लेता हूँ और एक्सेल में इसके 4 फार्मूलाज बना देंगे। वही लिख के दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा 4 फार्मूलाज कौन से। चलो, तो ये लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब टोटल 17 है। देखते हैं इसमें अगर कवर हो गए तो सब कवर कर देंगे इसमें। ठीक है ना, 17 के 17, मतलब क्या आपके देखो जितने भी पढ़ाई की है ना एक्सेल का, बच्चे लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सबसे अच्छा है ना कंसेप्ट ये, जितना पढ़ाई किया उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, दी बेस्ट कंसेप्ट। हाँ, अब इसने क्या बोला है, पहला कंसिडर द फॉलोइंग वर्कशीट में नेम और बेसिक दिया है, HRA निकालना है, DA निकालना है, PF निकालना है और नेट पे निकालना है। 4 चीज़ें कैलकुलेट करना है। और नीचे देखो चारों का पॉलिसी दिया है, ठीक है, कि HRA कैसा, DA कैसा, PF कैसा और नेट कैसा। हाँ, सबसे पहले HRA एज 45% ऑफ बेसिक और 18,000 विच एवर इज़ लेस। बच्चे लोग विच एवर इज़ लेस और विच एवर इज़ मोर का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ये देखो फिर से एक बार आपके सामने, विच एवर इज़ लेस होगा ना तो मिन, विच एवर इज़ मोर होगा तो मैक्स, उसमें इफ़ नहीं आएगा। मैंने आपको तभी समझाया था ना। ये वापस एक बार आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया। तो इज इक्वल टू ये ए वाला पार्ट, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए वाला जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट कितना 45% ऑफ बेसिक। बेसिक किधर है, B2, तो B2 इंटू 45%, नहीं तो कितना 18,000। बस बच्चों, एक्सेल ऑटोमेटिकली दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा बाहर ले लेगा। और क्वेश्चन में वही तो लिखा है कि दोनों में से विच एवर इज मिनिमम, या तो कैलकुलेशन या तो 18,000, जो भी छोटा अमाउंट होगा उसको बाहर ले लेना, बस हो गया। विच एवर इज मोर होता तो सेम आंसर मैक्स, इसमें इफ़ नहीं आएगा। बहुत बार स्टूडेंट्स की ये गलती हो जाती है कि वो क्या है ना, इफ़ के लॉजिक पे फार्मूला बनाने को ट्राई करते हैं और बच्चों बनेगा ही नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, सीधा ये फार्मूला रॉन्ग। अच्छा, ये देखो विच एवर इज़ मोर आ गया, देखो बाद में। और जैसे विच एवर इज़ मोर आया, मैंने आपको पहले से हिंट दे दिया, विच एवर इज़ मोर मतलब मैक्स, विच एवर इज़ मोर मतलब मैक्स। ठीक है ना। अच्छा, तो कितना कैलकुलेशन बोला है, 130% ऑफ द बेसिक। तो बेसिक मतलब B2 इंटू 130%, नहीं तो कितना कॉमा 20,000। और 20,000 में आप लोग को यहाँ पे कॉमा देने का नहीं है, 20,000। मतलब लिखते वक्त ज़रा ध्यान रखना, जब आप पेन से ये सॉल्यूशन दोगे, लिखते वक्त अमाउंट में कभी भी कॉमा नहीं आएगा। ये केयर आपको करना है बच्चों, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। 20,000 में 20 कॉमा मत दे देना। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड क्या बोला उसने, पीएफ जो है ना, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। पीएफ जो है 12% ऑफ कितना बेसिक का है। तो बेसिक किधर है आपका, बेसिक B2 में, तो इज इक्वल टू B2 उसका कितना परसेंट, 12, तो इंटू 12%। ये देखो, ये फार्मूला कितना सिंपल था, इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं था, उसका 12% निकाल के डाल देना था, हो गया। अभी लास्ट में क्या बोला, बेसिक, DA, HRA सबको प्लस करो और PF को माइनस कर दो। तो बच्चे लोग बेसिक कहाँ पे है, B2 में, तो B2 C2 D2 इसको एक सम में डाल देना, B2 C2 D2 एक सम में डाल देना, और एक अलग से सेल लेके ना E2 अलग से माइनस कर देना। मतलब ऐसा कर देना, इज इक्वल टू सम
सम B2 से लेके किधर तक, तो B2 C2 और D2, क्योंकि ये सब प्लस होएगा ना, तो D2 तक ले लो, तो C2 अपने आप आ जाएगा। और माइनस है ना, माइनस लास्ट में ना E2 माइनस कर देना, लास्ट में एक बार E2 माइनस कर देना, इससे क्या होएगा पता है, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रेडी। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 13 का कंटेंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, हाँ बच्चे लोग एकदम ध्यान से, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 को ये ले लिया मैंने वहाँ पे, हाँ एक्सेल की शीट में ले लिया, इसको नए शीट पे डाल के इधर, हाँ और इसको थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर दिया। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 में नीचे कुछ भी नहीं है, खाली उसका टेबल ही देखो ना, नीचे उसका नीचे कुछ है ही नहीं, देखो ना पूरा टेबल में ही क्वेश्चन है, टेबल में ही क्वेश्चन है, कुछ नीचे है ही नहीं। हाँ तो इसको पढ़ लेते, क्या बोल रहे हैं देख लेते। चलो, फॉर द फॉलोइंग वर्कशीट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग वर्कशीट फाइंड आउट द डेज प्रेजेंट एंड प्रोपोर्शनेट सैलरी, मतलब अप्रोक्सीमेट सैलरी, ओके, इन द कॉलम डी और ई में, एज्यूमिंग दैट देर आर 25 डेज इन अ मंथ। एक मंथ में वैसे तो 30-31 होते हैं, बट इन्होंने 25 लिया क्योंकि 4 छुट्टी भी तो होगा ना, हॉलीडेज होगा, संडेज को काउंट नहीं किया इन्होंने। तो दे हैव टेकन वर्किंग डेज मतलब जितना एम्प्लॉय आ रहा है उतना ही डेज काउंट किया कि 25 दिन होते हैं, ऐसा आपको सोच के चलना है, एज्यूम करके चलना है, ठीक है ना। हाँ अब इन्होंने क्या बोला, डेज प्रेजेंट निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे 2 फार्मूला देना है, डेज प्रेजेंट एंड प्रोपोर्शनेट सैलरी। मतलब डी वाले कॉलम में इधर क्या फार्मूला होगा, इधर, ठीक है, मतलब डी वाले कॉलम का फार्मूला और कौन सा फार्मूला, ई वाले कॉलम का फार्मूला, प्रोपोर्शनेट सैलरी। 2 फार्मूला अगर आपका राइट हो गया तो ये वाला क्वेश्चन आपका डन। तो डेज प्रेजेंट, तो बच्चों सिंपल लॉजिक, यहाँ पे लिखा है डेज एब्सेंट, मतलब उतना दिन एब्सेंट है, और इन्होंने बोला है कि एज्यूमिंग दैट द 25 वर्किंग डेज इन अ मंथ, वो वर्किंग डेज कितना है, 25 है, 4 तो छुट्टी है, तो जिस दिन छुट्टी है उस दिन अगर एम्प्लॉय एब्सेंट होता है तो इट इज़ नॉट टू बी कंसिडर एज अ हॉलीडे। जैसे एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन छुट्टी करता है, एक एम्प्लॉय सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी करता है, तो उसका संडे काउंट नहीं होगा क्योंकि संडे वैसे भी उसका हॉलीडे था, तो उसकी जो नंबर ऑफ हॉलीडेज होगी 2 काउंट होगी, सैटरडे का और मंडे का, क्योंकि संडे तो वैसे भी उसको छुट्टी थी। ओके, तो बच्चे लोग अभी ये सो डेज प्रेजेंट है ना, ये क्या आपके 25 में से इसको लेस कर दो, तो इज इक्वल टू आपके जो 25 है ना उसमें से मेरे को माइनस कर देना है C2, बराबर ना। नंबर ऑफ, देखो डेज एब्सेंटिज्म अगर मैं माइनस करूंगा तो प्रेजेंटिज्म अपने आप मिल जाएगी, सिंपल लॉजिक। खाली इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, 30 मत ले लेना या 31 मत ले लेना, 25 इसलिए लेना क्योंकि जो छुट्टी वाले दिन है वो हॉलीडे करेगा तो उसको काउंट थोड़ी करने वाले अपन। ओके, तो जो नंबर ऑफ एब्सेंटिज्म है ना वो अदर देन संडे होगा, मतलब मंडे टू सैटरडे में जो हॉलीडे किया होगा ना उसने, वही हमने काउंट किया होगा बच्चों, ये ज़रा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिल जाएगा डेज प्रेजेंट, चलो डेज प्रेजेंट मिल गया। अभी प्रोपोर्शनेट सैलरी कैसे निकलेगी, मंथली सैलरी दी है, और ये जो कंपनी है ना ये कैसा पता है, जितना दिन छुट्टी करो उतना दिन पेमेंट कट। ये कंपनी का लॉजिक पता है क्या है, अगर आपने 4 दिन का हॉलीडे किया तो 4 दिन की सैलरी कट, 2 दिन हॉलीडे किया, एब्सेंटिज्म 2 डेज, 2 दिन का सैलरी कट, लास्ट में 3 दिन छुट्टी किया, 3 दिन का सैलरी कट, 1 डे छुट्टी किया, 1 डे का सैलरी कट, 0 डे छुट्टी, एक भी दिन का सैलरी कट नहीं। ओके, तो अभी आपका प्रोपोर्शनेट सैलरी कैसे बनेगा बच्चों, मंथली सैलरी अगर आपको एक दिन का सैलरी कैलकुलेट करना है, कंपनी कैलकुलेट कर रही है, सोच के देखो। मैंने आपको एक चीज़ बताया था पता है कि जब कभी भी आपका वो कैलकुलेशन करते हैं ना बैंक वाले और पेरोल वाले, तो ये मंथ को कितना कंसिडर करते हैं, 30 डेज, बोला था कि नहीं। इसीलिए देखो डेज 360 वाला फंक्शन जब सीखा तब मैंने आपको थोड़ा समझाया भी था कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेरोल कैलकुलेशन में ऑलवेज कंपनीज 30 को कंसिडर करती है, 31 को नहीं, 28 को नहीं, ना 29 को। इसका मतलब एक दिन का सैलरी कैसे निकालेगा कंपनी, मंथली सैलरी डिवाइड बाय 30, तो एक दिन का सैलरी आया, अब उसको 4 दिन की सैलरी कट करनी है सैलरी में से, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, तो वो सैलरी
मेन सैलरी से कट हो जाएगी माइनस, और उसको उतना सैलरी उसको मंथ एंड पे मिलेगा। तो इसका कंसेप्ट क्या बनेगा कि इज इक्वल टू उसकी पूरी मंथली सैलरी कितना B2, उसकी पूरी सैलरी कितना B2 बराबर है। B2 मतलब 30,000, बट उसको 30,000 हाथ में मिलेगा क्या, नहीं, 30,000 में से उसको 4 दिन की सैलरी कम होगी। अब वो 4 दिन की सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा, माइनस 4 दिन की सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा, माइनस, ठीक है, माइनस 1 दिन की सैलरी कैसे मिलेगी, तो B2 डिवाइडेड बाय 30, B2 डिवाइडेड बाय 30, ये 1 दिन की सैलरी हुई, 1 दिन की सैलरी हुई, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट मतलब C2, ठीक है ना। तो ये इसको ब्रैकेट कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ब्रैकेट में मेरे को क्या बाहर निकलेगा पता है, ब्रैकेट में से मेरे को निकलेगा कि जितना एब्सेंट है ना एम्प्लॉय, उतने दिन की सैलरी, क्योंकि 1 दिन का सैलरी में मल्टीप्लाई कर दिया, उतना सैलरी उसका कट मेन 30,000 से, और जो बाकी आएगा उसको वो सैलरी मिल जाएगा। बच्चे लोग आप ध्यान से देखो, ये दोनों आंसर में कहीं भी मैंने एक्सेल का कोई फंक्शन वगैरह, सम एवरेज कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ क्या था पता है, ऑपरेटर यूज़ करके फार्मूला बनाया। आपको पता मैंने जब एक फार्मूला ऐसा बोला था ना कि वर्कशीट में फार्मूला आप इंटर करते हो तो 2 टाइप के फार्मूला बनते हैं, फार्मूला यूजिंग ऑपरेटर एंड फार्मूला यूजिंग फंक्शंस। यहाँ पर फार्मूला यूजिंग ऑपरेटर है, बट ऑपरेटर यूज़ करने के टाइम भी आपको लॉजिक अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको ये सब ध्यान में नहीं है ना कि 25 में से माइनस करो, 30 से डिवाइड करो, तो आपका फार्मूला बच्चों रॉन्ग होने का पॉसिबिलिटी पूरा है। आपको 1 दिन का सैलरी कैसे कैलकुलेट करता है कंपनी पता होना चाहिए, 30 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ डेज एब्सेंट है उतना, तो वो जो सैलरी का अमाउंट आएगा ना जो भी है, ओके, उतना क्या हो जाएगा कट, 1 दिन की सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, पूरी सैलरी में से उतना सैलरी क्या कर दो माइनस, तो बाकी का रिमेनिंग सैलरी उसको मिलेगा उस मंथ का सैलरी। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है ना। अब इसमें कहीं भी फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक आपने देखा ये बिना फंक्शन के, बट लॉजिक अप्लाई करनी है, इसको बोलते हैं फंक्शन यूजिंग ऑपरेटर एंड माइंड, मतलब लॉजिक, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए, बट इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 चीज़ें दी है, ABCD, चारों का फार्मूला बना के बता देना है, बस बात खत्म। ABCD चारों फार्मूला को बना के दिखा देना है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा डन। चलो क्या बोला उसने क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, टैक्स निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, नेट अमाउंट निकालना है और प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। जो टैक्स निकालना है ना वो क्या दिया उसने, एग्जैक्टली क्वेश्चन के बाजू में बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ विजिबिलिटी, और क्वेश्चन के बाजू में ही आंसर दे देता हूँ। हाँ बच्चों, क्वेश्चन के बाजू में उसका आंसर, चलो ये हो गया, हाँ ये क्वेश्चन और एग्जैक्ट क्वेश्चन के बाजू में उसका आंसर। अच्छा अभी टैक्स क्या है, टैक्स इधर अपने को निकालने का है C2 में, तो टैक्स में क्या बोला 12.36% ऑफ द सेल्स किधर है B2 में, तो एग्जैक्ट उसके बाजू में देखो इज इक्वल टू सेल्स मतलब क्या B2 इनटू कितना परसेंट 12.36%, बस और कुछ है इफ वगैरह नहीं, कुछ नहीं, फार्मूला रेडी। पहला फार्मूला एकदम सिंपल बच्चों, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट जो है वो 6.5% किसका है, सेल्स का है ना, तो इसका पेन चेंज करके इधर बना देता हूँ, इज इक्वल टू किसका, सेल्स का, सेल्स मतलब फिर से B2 इनटू कितना परसेंट 6.5%। चलो हो गया, दूसरा भी हो गया। अभी तीसरा जो नेट अमाउंट है ना वो सेल्स और टैक्स को प्लस करना है और डिस्काउंट को माइनस करना है। अभी ये 3 सेल है, ये दोनों को प्लस करो माइनस, तो सम यूज़ करने की जरूरत नहीं, B2 प्लस C2 माइनस D2। बच्चे लोग ज़्यादा अच्छा पड़ेगा ना ये सम के बिना, B2 प्लस C2, क्योंकि 3 सेल होता है तो हम लोग सम यूज़ करते हैं, और माइनस वॉट D2 बन गया। अभी प्रॉफिट का क्या बोला है 8.5% ऑन नेट का, तो ज़रा नेट देखो किधर है E2 में, तो इसीलिए ज़रा इसका फॉर्मूला है ना, ज़रा एकदम ध्यान से, इसमें B2 नहीं आएगा, इसमें आएगा E2, क्योंकि अपने को नेट अमाउंट का 8.5%, तो E2 इंटू कितना पॉइंट 8.5%, ये कैलकुलेट करना है,
और अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये एकदम सिंपल है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 अपना डन। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 डेप्रिसिएशन का है। ज़रा ध्यान देना बच्चों, डेप्रिसिएशन का है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ले लेते हैं उधर। क्वेश्चन नंबर 15 डेप्रिसिएशन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ये वाला और ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मैं आप लोग को रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रन करके दिखाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो हाँ, ये एक क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो। हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग वर्कशीट, ठीक है, जिसमें कॉस्ट दिया है, रेट दिया है, लाइफ दिया है, मशीन की लाइफ दिया है 5 साल, ठीक है, और यूजिंग ए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन ऑलवेज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू डिस्प्ले ईयर वाइज द डेप्रिसिएशन एंड WDV। डेप्रिसिएशन भी निकालना है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और WDV भी निकालना है। हाँ बच्चे लोग, अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मैं आप लोग को एक बार एक्सेल में रन करके दिखाऊंगा और फिर यहाँ पे हम लोग आके उसको सीखेंगे। चलो एक नया वर्कशीट ले लेता हूँ और ये सेम डेटा उसमें कॉपी करता हूँ, बट डेटा में थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। मतलब ऐसा, ये वाले क्वेश्चन से ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा Ctrl+C, एक्सेल में जाके Ctrl+V। चलो डेटा आ गया पूरा इधर, मगर मैं डेटा को ना जानबूझ के थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये डेटा को कर दिया मैंने 10%, ठीक है, और इसको कर दिया 1000, इजी, डेटा इजी कर दिया मैंने, ठीक है ना। हाँ अभी इसका डेप्रिसिएशन कैसे होगा बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि मैं रन करके दिखाऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ये क्वेश्चन होता SLM का, अगर क्वेश्चन होता SLM का, तो 10% 1000 एवरी टाइम वो सेम ही अमाउंट आता। इसका एक मिनट, व्यू जूम 200%। वापस एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर ये मेरा क्वेश्चन होता SLM का, WDV नहीं SLM, तो मेरा डेप्रिसिएशन हर जगह पे 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1000 मतलब कितना, 100, 100 100 100 सब जगह पे आता है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, इक्वल टू ये वाला सेल, मतलब ये, तो इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो F4, क्योंकि हर जगह पे मेरे को सेम लेना है ना, इनटू दिस, और ये भी हर जगह पे सेम लेना है, तो F4। और इसमें मैं अपॉन 100 वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज का साइन ऑलरेडी है। तो आ गया 100, अभी मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो सब जगह पे 100 आ जाएगा, देख लो आ गया। अभी इसका रिटर्न डाउन वैल्यू कैसा आएगा, तो 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू दिस, फिर 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू दिस। तो पहला आएगा 900, फिर आएगा 800, फिर 700, क्योंकि अमाउंट कम होता जाएगा ना, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो बच्चे लोग अब ये फार्मूला देखो, इक्वल टू ये वाली वैल्यू, दैट मीन्स दिस, इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ये सेम रहने वाला है, माइनस सम ऑफ दिस, मतलब ये वाला सेल है ना, ये और कॉलन, मतलब दो सेल आगे, एक को नॉर्मल रखना और एक को डॉलर में कन्वर्ट कर देना, एक को फिक्स रखो और एक को मूविंग। तो जिसको फिक्स रखना है उसके पहले डॉलर लगा दो, डॉलर E और $2, याद है ना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस। मतलब एक सेल को मैंने E2 लिया और एक को नॉर्मल E2 लिया, तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, तो एक E2 ज्वाइंट रहेगा, दूसरा E2 E3 E4 बनता जाएगा। तो बच्चे लोग सब में मेरा 100 200 300 बढ़ता जाएगा, और क्या। और ये ब्रैकेट को बंद कर दो और इंटर कर दो। अच्छा एक मिनट, इधर नहीं, इधर लास्ट में, इधर ब्रैकेट बंद करके इंटर, आ गया 900, परफेक्ट। आप बोलोगे हाँ सर परफेक्ट है। अब इसको ड्रैग कर दो, हो गया कि नहीं। पहला अपना जो बैलेंस शीट है ना, उसमें जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 900 आएगा, फिर 800 आएगा, फिर 700 आएगा, फिर 600 आएगा, फिर अरे कम होता जाएगा ना, क्योंकि 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस किया तो बुक में उसकी वैल्यू 800 हो जाएगी, फिर 300 लेस होगा तो 700 हो जाएगी, सिंपल कंसेप्ट। अच्छा अभी अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो कैसे, अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो बच्चों ये में इसमें चेंज नहीं होगा, ये सब सेम रहेगा, खाली ये वाला अमाउंट चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे अमाउंट बताता हूँ कि एक्चुअल में अमाउंट कितना आना चाहिए। व्हाट इज़ द 10% ऑन
1000 स्टार्ट में मतलब इधर आएगा, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेन से, यहाँ पे पहला आएगा 100, ठीक है इधर। फिर जब जैसे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी 900, तो दूसरे इसमें आएगा अपना ये 900 का 10% मतलब 90, ठीक है, मतलब एक कम होता जाएगा ना, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। हाँ तो बच्चों अब इसका फार्मूला देखो, हाँ इक्वल टू ये वाली वैल्यू, अच्छा ये वाली वैल्यू को मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, ये वाली वैल्यू को ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में लेके इसको एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट करके माइनस, बच्चे लोग एकदम ध्यान देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस मैं जिधर टाइप कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर वाला जो हेडिंग है ना, हेडिंग जहाँ पे वर्ड लिखा है डेप्रिसिएशन, अगर मैं आपको बोलूँ कि वो डेप्रिसिएशन वाली जो हेडिंग है उसमें वैल्यू कितनी है, तो बच्चों 0 है, इसके ऊपर है ना 0 है, इतना कन्फर्म है इसमें 0 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका सम निकालूँ ऊपर वाले सेल का, इसका इवन का अगर मैं सम निकालूँ तो आपको पता है पहली बार तो 0 आएगा ही। तो अगर मैं इसको डॉलर ले लूँ, एक बार डॉलर इधर बिफोर ई एंड बिफोर 1, मतलब मैंने एक सेल को एब्सोल्यूट कर दिया, एक को रिलेटिव रखा, तो जो अमाउंट आएगा ना माइनस करके, तो पहली बार तो 0 माइनस होगा, लेकिन जब मैं इसको कॉपी करूँगा ना, तो जो E2 है ना, ये नहीं पहला वाला E1 है ना, वो चेंज नहीं होगा, बट बाद में E1 E2 E3 मतलब वो प्रीवियस डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना शुरू कर देगा, और जो अमाउंट बाहर आएगा ना कैलकुलेशन करके, मतलब एक ब्रैकेट और उसका कितना परसेंट, 10%। तो ये वाला, ये जो है ना ये सेल, ये मेरे को डॉलर में लेना पड़ेगा बिकॉज एवरी टाइम सेम परसेंट। तो देखो पहली बार 100 आया, हाँ, मगर जब मैं इसको ड्रैग करूँ ना इसको, तो दूसरी बार 100 नहीं, दूसरी बार 90 आना चाहिए। बच्चे लोग परफेक्ट आया देखो, और अकॉर्डिंगली उसका रिटर्न डाउन वैल्यू भी बराबर हो गया। अभी ये बाद में जाके पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा, बट ठीक है कोई आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और बाद में सबको 2 डेसिमल तक हम लोग बाद में यहाँ से कवर कर लेंगे कि 2 डेसिमल में उसका आंसर दे देना। कितने डेसिमल में, 2। तो ये बन गया मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू का फार्मूला है। देखो ये बच्चे लोग, ये रिटर्न डाउन वैल्यू, अभी जो क्वेश्चन है ना वो रिटर्न डाउन वैल्यू का ही है। तो देखो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताया, देखो 100 पहले 100 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 81 आएगा। ये आप लोग का डेप्रिसिएशन जो निकालते हो ना अकाउंटिंग में, उसका देखो एक्सेल में परफेक्ट कैलकुलेशन बन गया। मैंने आप लोग को अमाउंट क्यों ईजी रखा, ताकि आपको अमाउंट इस अमाउंट से समझ में आ जाए। हाँ अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इधर, ठीक है, हाँ आप लोग का, हाँ ये तो मैंने आप लोग को वहाँ पे वर्क करके दिखाया। मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है इसको सॉल्व करते, इसको नहीं, ये 19 में जो इसको मतलब आपको 2 फार्मूला देना है, डेप्रिसिएशन का और WDV का। तो बच्चे लोग ये ऊपर क्या बोला, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब आपको 2 फार्मूला, एक ई में देना है फार्मूला, और एक एफ में देना है। हाँ जो ई में देना है वो फार्मूला बच्चे लोग, जो ई में देना है, जो अभी मैंने दिया था, अभी मैंने जो माइनस करके कैलकुलेट किया ना, हाँ तो इज इक्वल टू, एक मिनट मैं इसका ये चेंज कर दूँ इंक, हाँ इज इक्वल टू ब्रैकेट $A$2 मतलब मैंने कॉस्ट लिया माइनस अभी मैं सम ले रहा हूँ, किसका सम ले रहा हूँ, ऊपर का हेडिंग मतलब E1, मगर मैं कैसे ले रहा हूँ $E$1, इसको फिक्स रखा, मगर एक E1 को मैंने मूविंग रखा, एक को फिक्स रखा, एक को मूविंग रखा, ठीक है, और डबल ब्रैकेट बंद किया, मतलब इस ब्रैकेट में से मेरे को पहली बार तो 0 ही माइनस होगा, बट दूसरी बार जो प्रीवियस डेप्रिसिएशन होगा ना वो लेस करेगा, और इनटू परसेंटेज किधर है, B2 में, तो $2 और परसेंटेज का साइन ऑलरेडी है, तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं होता तो अपॉन 100 वगैरह कर सकते थे, या परसेंटेज का साइन दे सकते थे, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, अपना फार्मूला रेडी। बच्चे लोग डेप्रिसिएशन एक टफ क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। मैंने तो प्रैक्टिकली रन करके दिखाया ये सॉल्व करने के पहले, ठीक है ना। अब आपको WDV इसका निकालना है, तो क्या करना है, ये कॉस्ट में से ये पहला वैल्यू माइनस करना है, फिर कॉस्ट में से 2 वैल्यू माइनस करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, $A$2 माइनस सम ऑफ, ये इस बार है ना E1 ने E2 लेना है, मगर E2 कैसे लेना है, $E$2 इस टू E2, समझ में आया ना बच्चों। तो इसमें देखो, इसमें डबल ब्रैकेट बंद क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को माइनस करके उसका परसेंटेज निकालना था, यहाँ पे डबल ब्रैकेट का ज़रूरत है नहीं।
और ये बन गया आपका डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन। बच्चों मैंने रन करके दिखाया आपको, और हो सके तो जब भी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, एग्जीक्यूशन करके देखो, आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि आप जब रन करोगे ना तो आपको रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 15। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 डेप्रिसिएशन थोड़ा टफ था बट अभी इजी, और जो लास्ट वाला 17 क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो चलो अभी ये क्वेश्चन आपका सिंपल है, ये 4 फार्मूला ABCD आपको बनाना है, और आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा डन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 16 में ले लूँ यहाँ से, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 लिया, डन। इसको नए पेज पे डाल देते हैं। चलो नया पेज लिया, क्वेश्चन नंबर 16, ये सिंपल है बच्चों। डेप्रिसिएशन वाला थोड़ा सा था और मैंने इसलिए तो रन करके दिखाया ना। हाँ ये इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे हमने सॉल्व किए। चलो उसने क्या बोला है कि HRA 25% ऑफ बेसिक और 10,000 विच एवर इज लेस। बच्चे लोग ऐसा हमने बहुत सारे फार्मूला सॉल्व किए, मतलब A, B, C और D, 4 फार्मूला अगर आपके हो गए तो आपका हो गया। तो पहला क्या बोला, विच एवर इज लेस, ठीक है ना, विच एवर इज लेस। एक मिनट है, इसको ऊपर ले लो थोड़ा सा, हाँ इधर थोड़ा, हाँ बस, 10,000 नहीं दिख रहा था ना, अभी दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलो तो अभी पहला क्वेश्चन क्या है, HRA has 25% ऑफ बेसिक और 10,000 विच एवर इज लेस। बच्चे लोग विच एवर इज लेस मतलब इज इक्वल टू मीन, अगर होता विच एवर इज मोर तो इज इक्वल टू मैक्स। तो पहला फॉर्मूला इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट, इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट 25% ऑफ बेसिक, बेसिक किधर है B2, तो B2 इंटू कितना परसेंट, 25%, नहीं तो कितना अमाउंट 10,000। खाली इतना ध्यान रखना 10,000 में कॉमा मत देना, बस दैट केयर यू हैव टू टेक, ओके। 10,000 में आपको कॉमा देना नहीं है। फिर आपका आएगा बच्चों यहाँ पे DA जो है ना 110%, देखो DA 110% ऑफ बेसिक, राउंडेड करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर मतलब डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए, तो नियरेस्ट इंटीजर मतलब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, डेसिमल के बाद। तो कॉमा 0, राउंड में कॉमा 0 डाल देना तो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा ना। जैसे कॉमा 66 है तो उसका 1 रुपये इधर ऐड हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर बोलेंगे ना उसको, ठीक है, राउंडेड बोला ना उसको, राउंडेड। तो यहाँ पे कैसा आएगा, DA इज़ 110%, तो इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, राउंड डाउन राउंड अप ऐसा कुछ नहीं है इसमें, खाली राउंड DA कितना 110% ऑफ बेसिक, बेसिक किधर है B2 में, तो B2 इंटू कितना परसेंट, 110%, ठीक है ना। और नहीं तो अभी जो अमाउंट आएगा ना उसका राउंड लेना, तो कॉमा करके 0, तो ये क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर पे अपने आप क्या हो जाएगा, राउंडिंग, ठीक है ना। कॉमा 0 मतलब मेरे को डेसिमल चाहिए नहीं, उसको तो बोलते हैं ना नियरेस्ट इंटीजर। मतलब यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, इंट मत यूज़ देना, नहीं तो आपके पता है फंक्शन में राउंड भी है इंट भी है, तो बच्चे क्या सोचते हैं पता है, सर इसमें इंट आ जाएगा। बच्चों लोग इसमें इंट नहीं आएगा, उसमें लोएस्ट इंटीजर आता है, नियरेस्ट नहीं आता, ये नियरेस्ट इंटीजर होगा, ओके। और ये राउंड वाला कंसेप्ट है क्योंकि इसमें लिखा है राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। फिर आप लोग का ये जो टोटल निकालने का है वो क्या है, बेसिक DA और HRA तीनों को प्लस करना है। बेसिक DA मैंने आपको बोला था ना 3 सेल होगा तो हमेशा सम यूज़ करना, 2 में डायरेक्ट प्लस करना, तो इसमें सम यूज़ कर ले, अच्छा रहेगा ना बच्चों। इज इक्वल टू सम B, फिर DA और HRA, अच्छा सिक्वेंस अलग अलग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, B से लेकर D ले लो, उसमें DA HRA अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा पता है, B2 से किधर तक, D2 तक ले लेना तो C अपने आप आ जाएगा उसमें, B C D अपने आप उसमें आ जाएगा। फिर उसने क्या निकाला पता है कि जो टोटल टैक्स है ना वो 33% है, तो जो किसका, लेकिन 33% है टोटल का, तो टोटल कहाँ पे लिया आपने, E में लिया। तो बच्चे लोग ये ज़रा ध्यान रखना, इट इज़ E2 का 33.3%, और ये बन गया आपका लास्ट ये वाला जो था ना 4th फार्मूला रेडी, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ईजी था, खाली इसमें एक राउंड वाला कंसेप्ट उन्होंने डाला था, और विच एवर इज मैक्स और मीन का कंसेप्ट तो आपने, विच एवर लेस और मोर का कंसेप्ट तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा था। हाँ अब आता है ये आप लोग का जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बच्चे लोग ये ले लेते हैं, और मेरा जो टारगेट था वो मैंने आपको वही बोला था कि ये वाले PDF में मैंने 17 क्वेश्चन लिए हैं, तो देखो ये वाला 17 क्वेश्चन है, बराबर ना। आप लोग के ये पूरे क्वेश्चंस आपके नोट्स के साथ मैं ऐड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में, तो टेंशन मत लेना। चलो इसका प्रिंट स्क्रीन लेते हैं, ये लिया, ठीक है, हाँ, और इसको एक्सेल के पेज पर डाल देते हैं इधर, ठीक है,
हाँ, अभी ये आपको पता है जब भी मैंने आपको एब्सोल्यूट रिलेटिव और मिक्स रेफरेंस सिखाया था, ठीक है, तो वो था ना डॉलर वाला कंसेप्ट, एक्चुअली इसका यूज़ यहाँ पे होगा। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, बच्चे लोग पहली बात तो आप लोग को ना सिंपल और कंपाउंड का फार्मूला आना चाहिए। देखो इन्होंने फार्मूला दिया नहीं है, तो आप लोग को सबसे पहला ये दो फार्मूला नोट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100, ठीक है बच्चे लोग। सबसे पहले तो दो फार्मूलाज आप लोग को आना चाहिए, पी एन आर अपॉन 100 और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और पूरा ब्रैकेट बंद होने के बाद रेश टू है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। ये दो फार्मूलाज आपको हमेशा याद रखना है, सिंपल और कंपाउंड का। इसके बेसिस पे ही आपके दो फार्मूलाज बनेंगे, इसके बेसिस पे ही, ठीक है। चलो तो अभी दो फार्मूलाज कौन से होंगे, तो एक फार्मूला मेरे को सी वाले कॉलम में देना है और एक फार्मूला मेरे को डी वाले कॉलम में देना है। बस ये दो फार्मूला बन गया तो अपना ये आंसर हो जाएगा रेडी, ठीक है ना बच्चों। चलो तो अभी इसने सिंपल इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट है, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ पे बच्चों, A2, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू A2, मतलब मैंने P ले लिया, मैंने A2 लिखा मतलब मैंने P ले लिया, फिर नंबर ऑफ़ ईयर इनटू n मतलब क्या, नंबर ऑफ़ ईयर। नंबर ऑफ़ ईयर किधर है बच्चे लोग, B7, नंबर ऑफ़ ईयर है B7, बट B7 मेरे को कैसे लेना है पता है ना, $B और $7, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर R किधर है, B8 में देख लो, तो $B $8, और बच्चे लोग इधर परसेंटेज ऑलरेडी है तो अपॉन 100 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे वापस अपॉन 100 कर दिया ना तो ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 है, दो बार डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो यू वोंट गेट द आंसर करेक्ट। आप लोग इसको प्रैक्टिकली रन करके देखोगे तो भी आपको पता चलेगा आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करने का ज़रूरत ही नहीं, फार्मूला में भले दिया हो। क्योंकि मैंने देखो ना, अगर यहाँ पे सिर्फ 9 होता ना 9, तो अपॉन 100 यहाँ पे हम लोग कर देते, सिर्फ 9 होता ना, परसेंटेज का साइन नहीं होता तो हम लोग अपॉन 100 करते, बट अभी नहीं करने का ज़रूरत। क्यों, परसेंटेज का साइन मतलब अपॉन 100 ऑलरेडी हो गया है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने जो अभी बोला ना, ये ज़रा ध्यान रखना। और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, तो देखो ना P, तो P कहाँ पर है, A2 में, तो मैंने पहले A2 लिया, A2, और डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं दे सकते आप जब भी कंप्यूटर में उसका एक्सप्रेशन बनाते हो ना एक्सेल में, तो डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं चलेगा, तो ब्रैकेट के पहले क्या चलेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर 1 प्लस R, ना वेयर इज R, $B $8, और अब इधर भी आपने को अपॉन 100 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज का साइन है, डिवाइड बाय 100 हो गया बच्चों। और जैसे ब्रैकेट बंद किया ना तो रेश टू का साइन, रेश टू के लिए पता है ना आपको, कैरेट साइन आता है ना, कैरेट एक्सपोनेंशिएशन सिंबल, ये वाला, ये देने के बाद ये देने के बाद आपको ये रेश टू वाला कंसेप्ट हो गया। अभी आपको सिर्फ n देना है, और n कहाँ पर है, B7, तो उसमें भी $B $7, और ये बन गया सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला रेडी। जरा इसका दोनों फार्मूला देख लो बच्चों, एक सिंपल का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। आप लोग के कितने क्वेश्चंस मैंने कवर किए बच्चों, 17, और 17 मैंने रखे थे, देखो ना, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग की बुक में से सॉल्व करूँगा ना, तो आप लोग के जो बुक में ना, टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 जो फंक्शंस है ना, उसके साथ सब मोर क्वेश्चंस है, उसमें से थोड़े क्वेश्चंस और कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। बिकॉज आप ये जो चैप्टर है ना 8, ओके, मेरे ख्याल से फंक्शन वाला चैप्टर आप लोग का 8 है, तो ये चैप्टर के साथ जितने प्रॉब्लम्स है ना वो ज़्यादा आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी कमिंग वीडियोस में ना आप लोग का पूरे इसमें दोनों मॉड्यूल में एक टॉपिक और है, और वो है पावर पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा पता है, एक बार पहले पावर पॉइंट को थोड़ा सा रन कर लेंगे, और फिर आप लोग के टेक्स्ट बुक में से पूरा, या फिर वो चैप्टर को स्किप करके ना पहले बाकी के सारे चैप्टर देख लेंगे, और चैप्टर नंबर 6 में पावर पॉइंट है उसको एंड में कर लेंगे, वो जो भी रहेगा डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बट ऐसा है कि जो अभी कमिंग वीडियोज़ होंगे ना, या तो पावर पॉइंट रन करके दिखा के मैं बाद में बुक को हाथ लगाऊंगा, या फिर मैं आपका वर्ड एक्सेल पूरा बुक वाला कवर करके फिर चैप्टर नंबर अपना क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे चला जाऊंगा पावर पॉइंट, तो वो डिसीजन थोड़ा सा मैं ले लूँगा। हाँ, बट इतना है कि नेक्स्ट जो वीडियोस की जो सीरीज़ होगी उसमें आप लोग का
ये जो सब्जेक्ट है ना वो एंड होगा, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा करके मैं कोशिश करूँगा कि पहले पावर पॉइंट का आपका बेसिक्स हो जाए, ठीक है। सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।